हेलो एवरीवन, हिस्ट्री एंड के एक नए लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिकल मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन को शुरू करा था एंड उसके कई सारे इंपॉर्टेंट फैसेट्स अबाउट मार्क्स, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स अलोंग विथ एंजल्स। देन वी टॉक्ड अबाउट द डेवलपमेंटल पार्ट, सोशल यूटोपियन सोशलिस्ट एंड बहुत सारे अदर एलिमेंट्स को भी हमने कवर अप करा था। सो इट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी, राइट। सो आज हम प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो लेक्चर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। लाइक करिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को जल्दी से जल्दी लाने की एंड ज़्यादा बेटर डीपर कंटेंट देने की। कमेंट करके आप अपने क्वेरीज, अपने प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो अपने फीडबैक्स प्रोवाइड कर सके। दैट विल हेल्प मी टू ग्रो एंड टू इम्प्रूव माई वीडियो लेक्चर्स। शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन्हें डेफिनेटली कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, जिन्हें पढ़ना पसंद है, बिकॉज यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। वी ऑल नो दिस, इन लाइक इंटरनेट पे तो सब कुछ अवेलेबल है, बुरे कंटेंट भी, अच्छे कंटेंट भी। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा कंटेंट 10 out of 10 है, बट इट्स गुड इनफ। लाइक आप जब इसे देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, and after reading multiple books you realize that what I am providing is just like it's just for what you like, अपना टाइम स्पेंड करने का आपको जस्ट मिला है, राइट। एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, सो कि जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर्स है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। सो मार्क्स एंड कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। सो मार्क्स जो थे उनका थियोरेटिकल एक अप्रोच लाने की कोशिश की गई थी, बिकॉज जो कैपिटलिस्ट कॉन्ट्रडिक्शंस है उसको रिजॉल्व करने का उनका एक अच्छा मकसद है कि सोशलिस्ट अप्रोच पे ज़्यादा लिया जा सके, राइट। सो मार्क्स ने एक थियोरेटिकल फिलोसफर भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, एंड उन्होंने अपने एंगेज किया था खुद को फाउंडेशन ऑफ उनकी कहीं ना कहीं अपने आप को पार्ट बनाया था कम्युनिस्ट लीग का। 1847 में इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा, 1948 में, एंड ये एक लीडिंग मेंबर भी थे इंटरनेशनल वर्किंग्स मैन एसोसिएशन के 1864, राइट। क्लासिकल मार्क्सिज्म एंड इट्स ट्रेडिशन की जब हम बात करते हैं तो मार्क्स ने रिजेक्ट किया था आइडियलिस्टिक फिलोसफी, बिकॉज वो साइंटिफिक अप्रोच में मानते थे, एंड फॉलो किया था मटेरियलिस्टिक फिलोसफिकल पोजीशन फ्रॉम द मैकेनिस्टिक मटेरियलिज्म ऑफ द इनलाइटनमेंट। सिंपल सा अप्रोच है, लाइक ये आई वुडंट से कि ये मॉडर्निस्ट अप्रोच में पूरी तरह से मानते थे, बिकॉज ही सम वॉट क्रिटिसाइज सम पार्ट्स ऑफ मॉडर्निज्म एज वेल। अभी मॉडर्निस्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या, विल डिस्कस इन अनदर वीडियो लेक्चर, राइट। बट यहाँ पे इनका ये था कि जो इनलाइटनमेंट थॉट प्रोसेस है ऑफ मैकेनिस्टिक मटेरियलिज्म, उस पर इनका एम्फेसिस ज़्यादा था, ठीक है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लाइक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और जो एक्टिविटी होता है उसको आप तीन तरीके से समझ सकते हो। ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, किस कंडीशन प्रोडक्शन हो रहा है, कौन कौन से प्रोडक्शन फोर्सेस इन्वॉल्व है, एंड क्या प्रोडक्शन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो इन तीन चीज़ों से आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और एक्टिविटी को समझ सकते हो। ये मानते थे जो रिलीजन, एस्थेटिक, फिलोसफिकल और बाकी एलिमेंट है वो एक पार्ट है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं विद इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। एंड क्लास स्ट्रगल इनएविटेबल है। क्लास स्ट्रगल किनके बीच में इनएविटेबल है, खासकर जिनके बीच में रिसोर्सेज बटा हुआ है, लाइक ऑब्वियसली जिनके पास रिसोर्सेज है, जिनके पास पावर है, एंड जिनके पास पावर नहीं, उन दोनों बीच में ही स्ट्रगल होगा, वो चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, इनका मानना ये था ऑब्वियसली मार्क्स का कि वो एक उसकी एक लिमिट है, एक बार जब वो अपने मैक्सिमम में पहुंच जाएगी उसके बियॉन्ड प्रोडक्शन होना पॉसिबल नहीं। इनका मानना ये था कि ओल्ड ऑर्डर आपका डिसअपियर करेगा। कैसे करेगा, जब नया ऑर्डर आपके पुराने ऑर्डर के वुम्ब, उसके कोक से पैदा लेगा एंड इवेंचुअली उसको सरपास करेगा, तब ओल्ड सिस्टम डिसअपियर कर जाएगा, ठीक है। ये आपने भी देखा होगा, जब भी कोई नया सिस्टम डेवलप करता है वो ओल्ड सिस्टम के अंदर से ही एमर्ज करता है। अगर आप सोशलिज्म का आइडिया एमर्ज किया तो इसीलिए किया बिकॉज कैपिटलिज्म की आइडिया एग्जिस्ट करती थी, बिकॉज कैपिटलिज्म इज समथिंग विच इज नॉट न्यू, सोशलिज्म एन आइडिया विच इज नॉट समथिंग विच इज न्यू। देयर इज ऑलवेज समथिंग विच एग्जिस्टेड अर्लियर, कोई चीज़ पहले होगी जो एग्जिस्ट करती थी, जिसके बाद नई चीज़ आई। अब वही बात है कि पहले मुर्गी आया, अंडे आया, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा, बट मुर्गी है तब अंडा आया,
एंड अंडा था इसके मुर्गी है इस दुनिया में. तो देयर इज ऑलवेज दिस काइंड ऑफ थिंग्स प्रेजेंट, राइट. एंड यहाँ पे इनका मानना ये है कि अगर प्रोलेटारियत रिवॉल्यूशन होता है तो उसके 3 आउटकम होंगे. पहला, कोई क्लास नहीं रहेगा. दूसरा, कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगा. तीसरा, कोई प्राइवेट होल्डिंग नहीं रहेगा. ठीक है, तो प्रोलेटारियत रिवॉल्यूशन के 3 आउटकम होंगे. 1883 में मार्क्स की मृत्यु हो जाती है. 1889 में सेकेंड इंटरनेशनल होता है जिसमें 20 से ज़्यादा डेलीगेट्स आते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं एंड इसे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फेम मिलता है. एडवर्ड बर्नस्टीन जो थे वो रिजेक्ट करते क्लासिकल मार्क्सिस्ट पोजीशन को जो आर्म स्ट्रगल पे था, और ये क्योंकि ये पीसफुल मेथड पे बिलीव करते थे, राइट. कार्ल कोटस्की डार्विन के थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे मानते थे. इनका मानना ये था कि कैपिटलिज्म जो है उससे खुद की इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज़्यादा है एंड वो अपने आप में ख़त्म हो जाएगा दब के उसके खुद के वेट से. एंड जब ऐसा होगा तो प्रोलेटारियत इसकी जब ये ऑलरेडी होने ही वाला है फ्यूचर में, तो आपकी प्रोलेटारियत जो आपकी डिक्टेटरशिप है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, ये मानते थे कार्ल कोटस्की कि रशियन जो इंटरनल रशियन सिविल वॉर हुआ 1917 में, रशियन रिवॉल्यूशन, इट वाज बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन. ना कि किसी डेमोक्रेटिक चेंज हुआ या सोशलिस्टिक चेंज हुआ, ये नहीं था. उसके इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस इतने ज़्यादा थे, इतने वीकनेसेस इतने ज़्यादा थे जिसकी वजह से वो सिविल वॉर हुआ. एंड बाकी एलिमेंट एज अ कैटलिस्ट काम किए थे, बट वो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन सबसे मेजर फैक्टर था. ये मानते थे कि एक एग्जिस्ट करता है कन्फ्लिक्ट बिटवीन एडवांस्ड एंड अंडर डेवलप्ड. ना एडवर्ड बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्ल कोटस्की मानना है कि एक इम्पीरियलिस्टिक वर्ल्ड जो हम देखते हैं, इम्पीरियलिज्म जो डेवलप एग्जिस्ट करता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो वहाँ पे कैपिटलिस्ट के बीच में, एडवांस कैपिटलिस्ट में कन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एडवांस एंड अंडर डेवलप्ड के बीच में, अगेन प्रॉपर्टी एंड रिसोर्स को लेकर. ठीक है, व्लादिमीर लेनिन ने अपने वर्क इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1916 में लिखा था. ये मेंशन करते हैं कि कैपिटलिस्ट कंपटीशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा मोनोपोली एंड उतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा. सेकंड, इन्हें कहा था कि कैपिटलिस्ट मोनोपोली एंड इम्पीरियलिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप है. वो डिवाइड करता है पूरे वर्ल्ड को 2 सेक्शन में. एंड ये मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 was a conflict between the greed and the envy. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 आपका जलन और वो लस्ट फॉर रिसोर्स की वजह से हुआ. ठीक है, लेनिन अपने दूसरे वर्क व्हाट इज टू बी डन 1902 में लिखा गया था, रेस करते हैं एक नेसेसिटी कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वायरमेंट है, एक ऐसा ऑर्गेनाइज पार्टी की रिक्वायरमेंट है जिससे जो कि प्रोफेशनली काम करेगा और सारे सिस्टम को हायरार्किकली ऑर्गेनाइज करेगा. दोनों मार्क्स और एंजल एम्फेसाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को ऑर्गेनाइज करने में, सो दैट कि उससे बेटर इफेक्टिव वे में वर्किंग क्लास को ऑर्गेनाइज कर सकते हो. ठीक, लेनिन एंड कोटस्की भले अपने अप्रोच में डिफरेंट बहुत ज़्यादा थे, बट इस जगह पे वो बिल्कुल मानते थे कि प्रोलेटारिएट सेक्शन में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बाहर से ही आएगा, अंदर में खुद डेवलप कभी नहीं कर पाएंगे. रोजा लग्जमबर्ग एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर थी. उनका मानना यह था कि आपको भरोसा रखना पड़ेगा लेबर के खुद के इनिशिएटिव में, उससे खुद की एक्टिविटी में, उससे खुद की कैपेसिटी में. एंड दस जो आप लेनिन और बाकी लोग बोल रहे हो कि सेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा पॉलिटिकल सिस्टम को, वो गलत है. आपको डिसेंट्रलाइज रखना पड़ेगा और उनको इफेक्टिव पावर देना पड़ेगा. ठीक है, हिस्टोरिकल रोल जो एट्रीब्यूट किया गया था बाय क्लासिक मार्क्सिज्म, जहाँ पे प्रोलेटारियत को असाइन किया गया ये अप्रोच ऑफ क्लासिकल मार्क्सिज्म, वो उस सेक्शन के द्वारा किया गया जो आपको कभी नहीं दिखता. इट वॉज एन इनविजिबल इंटेलिजेंसिया जो हर जगह वो काम करते रहेंगे और आपको कभी दिखेंगे नहीं. ये जो सिस्टम है क्लासिकल मार्क्सिज्म का, वो ये कंसीव करता है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम का नोशन है वो हमेशा एक नेक्सस, एक रिश्ता बना के रखता है ट्रेड के बीच में,
कैपिटल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बीच में, इम्पेरियलिस्ट के बीच में, इन सब के बीच में नेक्सस है कैपिटल नोशन के अंदर। और क्योंकि कैपिटलिज्म और प्री कैपिटलिज्म सिस्टम जो है उनके बीच में डिफरेंस बहुत ब्लर है, तो फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म के बीच में जो शिफ्ट है वो काफ़ी नहीं है इस पूरे रिश्ते को समझाने के लिए। बिट कॉम्प्लेक्स आई नो, बट इसे 2-3 बार आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, और इन केस नहीं आते तो मैं तो यहाँ पे हूँ। ट्रॉस्की ये मानते थे कि परमानेंट रिवॉल्यूशन होना चाहिए। परमानेंट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि प्रोलेतारियत को एक ऐसा रोल प्ले करना पड़ेगा जहाँ पे पूरी तरीके से अबॉलिश कर दे, ख़त्म कर दे, नस्तनाबूद कर दे फ्यूडल ऑर्डर को और बुर्जुआजी के डोमिनेशन को। दी परमानेंट रिवॉल्यूशन, एक परमानेंट उपाय होना चाहिए। मार्क्स एम्फेसाइज करते थे कि जो रशिया में ज़ारिस्ट कंट्रोल है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और वो डिस्टिंग्विश करते थे, वो अलग अलग देखते थे दो हिस्टोरिकल टेंडेंसीज जो कि इनहेरेंट है कम्यून में। पहला प्राइवेट ओनरशिप प्रिंसिपल जो कि इरोड कर रहा होता है कम्युनिस्ट आइडियाज़ को, एंड सेकेंड द कलेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, ये दो हिस्टोरिकल टेंडेंसी जो इनहेरेंट है कम्यून में। ये सारे जो फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं हमें देखने मिलता है। इवन बिंग मार्क्स वॉज फ्रॉम जर्मनी, राइट, प्रशिया दैट टाइम। मार्क्स क्योंकि जर्मनी से ये आइडिया कहीं ना कहीं जर्मनी में बिंग द आइडिया ऑफ दिस आई वुड से प्राइमा इंटर पारिस, लैटिन वर्ड है, फ्रॉम द लाइक द कनेक्शन टू द सॉइल। जर्मनी में ज़्यादा ये आइडिया होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस आइडियाज ज़्यादा पॉपुलर हुआ कंसिडरिंग इंटरनल कंट्रडिक्शंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स रशिया में, एंड दस रशिया सेंट्रल पॉइंट बन गया सोशलिस्ट इवेंचुअली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का। ठीक है, एंड ये चीज़ हमें देखने में था, इसकी वजह से ये इवेंचुअली इतना डेवलप कर गया पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 स्पेशली, कि पूरा वर्ल्ड पैटर्न आपका दो स्फीयर में डिवाइड कर गया, द कैपिटलिस्ट सेक्शन एंड द कम्युनिस्ट सेक्शन और द सोशलिस्ट सेक्शन, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्लासिक मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेटर मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन को कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, एंड अगेन किस तरह का डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में और इवन इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझसे पूछ सकते हो। मगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हों तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको सारे बुक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और वहाँ से जाकर उनकी मदद से बुक परचेज कर भी सकते हो एंड उनको पढ़ भी सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। पढ़ते रहिए। जय हिंद।